नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा 13.5, क्या लिखा है, वैल्यूज एंड एटीट्यूड ऑफ द प्रोफेशनल अकाउंटेंट। हु इज प्रोफेशनल अकाउंटेंट ओवर हियर? किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, किस प्रोफेशनल अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की, मतलब सीएमए की। समझ में आ रहा है क्या? अब सुनो, दो तीन बातें समझो, है ना। टॉपिक को मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ, लॉजिकली समझोगे तो। नहीं, एक बार ध्यान देना जब बता रहा हूँ, नहीं ध्यान दोगे बाद में समझ में नहीं आएगा। ये मेरे स्क्रीन को क्या हुआ यार, स्क्रीन क्यों नहीं पूरी आ रही है? ठीक है चलो यहाँ से करते हैं, ध्यान देना। यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहला पॉइंट आता है सीएमए वालों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। नंबर 1, कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल अकाउंटेंट, मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, है ना, आर इनवैल्यूएबल एसेट टू द कंपनी। एक होता है प्राइस, एक होता है प्राइसलेस। क्या अच्छा होता है, प्राइस या प्राइसलेस? प्राइस अच्छा होता है, प्राइसलेस अच्छा होता है? प्राइस अच्छा होता है ना। अरे यस और नो? मतलब मानो कि तुमको एक कार लेना है, उसका प्राइस है 20 लाख रुपए, समझ में आया? लेकिन जो अपनी माता जी है हमारे लिए, वो प्राइस वाली है या प्राइसलेस वाली है? प्राइसलेस है ना। क्या उनकी तुम दाम लगा सकते हो क्या? नहीं, तो कैसे बोल रहे हो प्राइस अच्छा होता है? इथिकली सोचो ना बेटा। अभी तुम डायरेक्ट घुस जाते, क्या है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, कॉस्ट एंड विदाउट कॉस्ट, ऐसा नहीं ना, पहले इथिक्स के साथ में मर्ज करके पढ़ो। समझ में आ रहा है? तो बीइंग अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, आप क्या हो? प्राइसलेस एसेट, इनवैल्यूएबल एसेट, जिसकी कोई वैल्यू लगा नहीं सकता। मतलब कितनी तारीफ ना, ऐसा मैं हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स, मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं रही, ऐसा वाला परिस्थिति। अब इन्होंने दो बातें बोली, क्या? एक बोली कॉस्ट मैनेजमेंट और दूसरी बोली मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब इन दोनों में फर्क है, कोई बता सकता है मुझे? कॉस्ट मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फर्क क्या है? कॉस्ट मैनेजमेंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट मैनेजमेंट क्या, तुम इतना सीएमए कर रहे हैं ना, बताओ रे तुमको क्या मालूम मेरे ढोकलों को कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में? कॉस्ट कम करना है ना। हाँ उतना ही नहीं सर, और भी क्या है फिर? बोल ना भाई, तू बोल तो सही। तो इन्होंने बोला कॉस्ट को कम करना, एक्सपेंस को कम करना, ये कॉस्ट मैनेजमेंट है। और भी आती तो और क्या आता है, वो तो पहले भी बोला था ना, सिर्फ कॉस्ट के साथ में एक्सपेंस। अब कॉस्ट और एक्सपेंस में फर्क क्या, मैं वो पूछ लूंगा तो और तकलीफ वाला काम हो जाएगा। सैलरी वगैरह एक्सपेंसेस, है ना। और बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो बोलो, दांत दिखाने के लिए नहीं खोलना है आंसर भी देना है। जय राम जी की जय, जय सिया राम, है ना। ऑनलाइन वाले बच्चों कुछ तो बोलो, क्या लगता है कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? सर से विचित्र विचित्र प्रश्न विचार के हमारी इज्जत का भाजीपाला मत किया करो। अबे तुम कोर्स में हो, मेरे को कोई पूछे कंपनी सेक्रेटरी क्या है, मैं बताऊंगा। देख कितना ताव में आ गया, बोले वो। हाँ बोल मेरे भाई। हाँ, प्राइसिंग डिसाइड करना भी बोले सीएमए का रोल होता है। और तुम इतना टाइम लोगे क्या इंटरव्यू में बैठे हुए? सपोज समवन आस्क यू कि व्हाट डू यू मीन कॉस्ट मैनेजमेंट क्या करता है, क्या होता है कॉस्ट मैनेजमेंट? सर कैन आई हैव फोन अ फ्रेंड टू डिस्कस व्हाट इज कॉस्ट मैनेजमेंट? अरे क्या बेशर्मी वाली हरकतें कर रहे हो। जय 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 श्री राम। टाइम इन्वॉल्व कर दिया, कब कब करना चाहिए। हाँ, और कॉस्ट ऑडिटर not only deduction cost but also allocate the various fund in organization and improve overall profitability। कौन होगा? वेदांत रेड्डी अच्छी बात है भाई, मस्त लगा है ना। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस अ डिसीजन देयर इज ऑलवेज अन सीएमए। बहुत बढ़िया मेरे भाई, है ना, अच्छा लगा। श्रुति बोलती कॉस्ट ऑडिटर होता है। अच्छा किस सेक्शन में कॉस्ट ऑडिटर आता है ये बता सकते हो क्या?
कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन कॉस्ट ऑडिट के बारे में बात करता है ना, वो आपके इंटर सिलेबस में भी नहीं दिया है, सेक्शन 148। बोलो, मतलब कंपनीज एक्ट में, लॉ में नहीं दिया है, ऑडिट में दिया होगा। बोलो जी बोलो, सुनो बताओ। मैं पहले तो मिसकंसेप्शन फिर कंसेप्शन, ठीक है ना। तो कॉस्ट मैनेजमेंट मीन्स हर वो एक्टिविटी जो एक मैनेजर अंडरटेक कर रहा है विथ रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट। अब मैंने बोल दिया हर एक एक्टिविटी, आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे कॉस्ट रिडक्शन तक, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमको अपने कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना है तो सेल्स बढ़ाना, डोंट यू थिंक ये भी क्या है सर, ये भी तो कॉस्ट अकाउंटेंट का काम है कि नहीं है। एडवर्टाइजमेंट करना, ये भी क्या है, ये भी तो कॉस्ट अकाउंटेंट का काम है कि नहीं है। एक अच्छा एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में लाना, क्या ये भी कॉस्ट अकाउंटेंट का काम है कि नहीं है। अरे यस और नो, सैलरी देना विच इज अ वैल्यूएबल एसेट फॉर योर कंपनी, डोंट यू थिंक, यस और नो। सो ये सारी चीज़ें किस में आती है सर, कॉस्ट अकाउंटिंग में आते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में तुम सिर्फ कॉस्ट को कम नहीं करते हो, कभी कभी तुम जानबूझ के खर्चों को बढ़ाते हो, लेकिन इस आशा के साथ में कि उस खर्चों को जो हमने बढ़ाया ना उससे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा, तभी तो खर्चों को बढ़ाने का सजेशन दोगे ना। क्या सिर्फ बेटे बेटे ये कम करो वो कम करो, इधर का कॉस्ट कम करो उधर का कम करो, भाई प्रॉफिट कैसे बढ़ाएंगे। उसके लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, वो खर्चा भी कितना करना है इसके बारे में भी। तो जानबूझ के कभी कभी आप खर्चा बढ़ाने को बोलते हो, क्योंकि वो खर्चा जितना बड़ा उससे ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेड होना चाहिए, प्रॉफिट आ सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ध्यान देना। सबसे पहले क्या बोला है, कॉस्ट मैनेजमेंट क्या करता है, इज इक्वल टू द मैनेजमेंट जो एक्टिविटी करता है। देखो जो मैनेजर है वो क्या कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, किसका, प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट। अब ये जो एक्टिविटी है इसके अंदर वो क्या करता है, डिसीजन लेता है मटेरियल का, प्रोसेस का, प्रोडक्ट डिजाइनिंग का। क्या मैं बोल सकता हूँ जो वेदांत ने लिखा है यहाँ पे, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का, अरे ये सुनो, रिसोर्स अलोकेशन का, यस और नो, ये काम किसका है सर, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट का है। और अकॉर्डिंग टू प्लानिंग, अकॉर्डिंग टू वो प्लान कर रहा है किसको, कॉस्ट को और एक्सपेंस को, जो भाई ने बोला था उधर। समझ में आ रहा है क्या, तो ये हो गया कॉस्ट मैनेजमेंट। तो कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है बताओ, व्हाट इज कॉस्ट मैनेजमेंट, द एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द मैनेजर विथ रिस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट। For that activity, he may take few decision about the material, process and product designing। समझ में आ रहा है, why? So according to वो क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है about the cost and the expenses। समझ में आया। What is management accounting? जय जय राम जय श्री राम, बोलो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। अब जब आप ये सारी प्लानिंग कर रहे हो, ये डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, आपको नहीं लगता इसके लिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको रिपोर्ट चाहिए जिसके बेसिस पे आप इन्फॉर्मेशन लोगे, डिसीजन लोगे, यस और नो। तो वो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। समझ में आ रहा है। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब क्या, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो आप क्या कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, किसको, मैनेजर को, जिसके बेस पे वो क्या कर रहा है, कॉस्ट मैनेजमेंट कर रहा है। समझ में आया क्या। तो ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, दिस इज नथिंग बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो देखना, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हम किसको, मैनेजर को। तो कैसे कर रहे हैं बोले, एक तो कॉस्ट अकाउंट सिस्टम के बेस पे और दूसरा रिपोर्ट जनरेटेड। समझ में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना, क्योंकि उसी के बेस पे तो डिसीजन हो रहे हैं ना। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब मैनेजमेंट सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने से क्या कॉस्ट प्लानिंग हो गई कि तुम्हारी, कॉस्ट कंट्रोल हो गई क्या तुम्हारी, नहीं। तो इट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बट इट इज नॉट अ कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इटसेल्फ। समझ में आ रहा है क्या। तो दो बातें हमने समझी। कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है कि सर कॉस्ट की प्लानिंग करना, उसको कंट्रोल करना कौन करता है, मैनेजर करता है। और उसके लिए वो जो भी एक्टिविटी कर रहा है, समझ में आ रहा है, डिसीजन लेना, प्रोडक्ट डिजाइन करना, प्रोडक्ट प्रोसेस डिसाइड करना, बराबर, ये हो गया कॉस्ट मैनेजमेंट। लेकिन इसके लिए उसको चाहिए इन्फॉर्मेशन एंड द रिपोर्ट जनरेटेड, वो कहाँ से मिल रही, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बोले मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बट इट इज नॉट अ कॉस्ट अकाउंटिंग। समझ में आ रहा है क्या, वो हिस्सा है, पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। समझ में आया क्या। अब इसके बाद में कॉस्ट अकाउंटिंग इज इक्वल टू कॉस्ट रिडक्शन, जो तुम्हारे मन में डाउट था ना, कॉस्ट अकाउंटिंग इज इक्वल टू कॉस्ट रिडक्शन, आंसर इज फॉल्स। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो लिखना पड़ेगा, इट इज फॉल्स।
कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग डज नॉट मीन कॉस्ट रिडक्शन। इसके आगे लगना है इट में इंक्रीज, ये आई लिखा है ना, ये मेरा साइन होता है इंक्रीज का, अगर आप पर एरो दे रहा हो आई लिखा हो मतलब इंक्रीज। इट मे बी इंक्रीज इन कॉस्ट विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट, जो मैंने आपको बोला था ना, फॉर एग्जाम्पल आपने एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को बढ़ाया लेकिन क्या सोच के एक्सपेक्टेशन, सेल इंक्रीज होगा। दूसरा क्या है, आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा बढ़ाया, क्या एक्सपेक्टेशन से कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर पाएंगे, समझ में आ रहा है। तो क्या कॉस्ट मैनेजमेंट ये काम नहीं करता है, खर्चे नहीं बढ़ाता है, बढ़ाता है लेकिन एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट के साथ में बढ़ाता है, समझ में आ रहा है क्या। द लास्ट पार्ट इज रोल ऑफ, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, क्या लगता है। सबसे पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बेसिस पे वेरियस अल्टरनेटिव को एनालिसिस करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है, डन। स्कोर कीपिंग, स्कोर कीपिंग मतलब तुमने लोग सोचा 1 लाख रुपए मेरा, नहीं समझो बढ़ा देते, 10 करोड़ मेरा खर्चा होने वाला है और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है मेरे को 50 करोड़, है ना। अब ये तुम्हारा एक्सपेक्टेड था ना, तुम्हारा खर्चा हो गया 12 करोड़, एक्सपेक्टेड से ज़्यादा हुआ कि कम हुआ, और तुम्हारा प्रॉफिट तुमने कितना एक्सपेक्ट किया था 50 करोड़, प्रॉफिट हुआ 45 करोड़, एक्सपेक्टेड से ज़्यादा हुआ कि कम हुआ, कम हुआ ना। तो इस चीज़ को मेंटेन करना बोलते हैं उसको स्कोर कीपिंग, क्या बोलते हैं, मतलब एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड द एक्चुअल रिजल्ट को मेंटेन करना इज अ स्कोर, क्या बोल सकते हैं, स्कोर कीपिंग। तो आइडेंटिफाई द डेविएशन, कितना डेविएशन हुआ है ये देखने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं ना अपन लोग, एक्सपेक्टेशन और इसका वेटेज निकालते, तुम एक वेटेज निकालते हैं और उससे एक्चुअल को मैच करते हैं और डेविएशन निकालते हैं स्टैंडर्ड। लास्ट अटेंशन डायरेक्टिंग, अटेंशन डायरेक्टिंग मतलब अब जो तुम लोग देख रहे हो कि भाई ये तुम्हारी इफिशियंसी है, देखो तुम्हारे कॉम्पिटिटर की इफिशियंसी कितनी है, समझ में आ रहा है। ये देखो अब इफिशियंसी तुमको मालूम पड़ा कि भाई अपना 45% ही टारगेट अचीव हो रहा है 100 में से। ये देखो तुम्हारे पास अलग अलग ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट है ना, सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका काम अच्छे से नहीं हो रहा है और जिसकी वजह से सारे डिपार्टमेंट को बनना पड़ रहा है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सही से प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा है, सेल वाला तो अच्छे से सेल करने की कोशिश कर रहा है, अकाउंटिंग वाला अच्छे से अकाउंटिंग करने की कोशिश कर रहा है ना, हर एक डिपार्टमेंट सही से काम कर रहा है, लेकिन प्रोडक्शन ही समय पे नहीं होगा तो कोई सेल बन रहा है क्या, नहीं। तो क्या ये स्कोर कीपिंग आपको हेल्प करेगा उस एरिया में फोकस करने का जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ये सुन लो। तो दिस इज व्हाट नथिंग बट द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या क्या है, पहला पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू टेक अ इफेक्टिव डिसीजन। आगे क्या लिखा है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके वेरियस अल्टरनेटिव इवेल्युएट करके डिसीजन लेना। स्कोर कीपिंग मतलब आइडेंटिफाई डेविएशन, शॉर्टकट है ना ये इधर। आगे क्या लिखा है, कीप रिकॉर्ड ऑफ द वेरियस क्या बोल सकते हैं एक्शन ऑफ मैनेजर, क्या क्या उसने एक्शन लिए, एंड एनालिसिस द रिजल्ट एक्सपेक्टेड एंड द रियलिस्टिक, रियलाइज और नॉट, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था 50 करोड़ प्रॉफिट होगा, एक्चुअली रियलाइज हुआ या नहीं हुआ। और बाद में अटेंशन ड्राइविंग, स्कोर कीपिंग फंक्शन कंपेयर करता है फिर एक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट, स्कोर ऑफ द वेरियस कंपनी, डिवीजन, डिपार्टमेंट, जो मैंने अभी बात किया था ना। और आगे क्या लिखा है, प्रेजेंट पीरियड स्कोर और द पास्ट पीरियड, अभी तुम लोग परफॉर्म कैसे कर, अपन देखे ना रे चार्ट होते हैं कंपेयर, इस साल इतना प्रॉफिट हुआ, इस साल इतना प्रॉफिट हुआ, इस साल इतना प्रॉफिट हुआ, तो प्रेजेंट पीरियड को पास्ट पीरियड से भी कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट द रोल ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बच्चों ये हो गया आपका आधा टॉपिक, है ना, द लास्ट पोर्शन। विद दिस वी आर डन विद द कौन सा टॉपिक 13.5। इसके बाद में छुट्टी लेना, अरे है ना, है ना, आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, ये आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, मिशन स्टेटमेंट ऑफ आईसीएआई। आईसीएआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, है ना, अरे है ना, कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आईसीएआई का मतलब नहीं, तुम लोगों का और इंस्टीट्यूट का भड़क गया था, मतलब तुम्हारे इंस्टीट्यूट का और बाकी इंस्टीट्यूट का भी भड़क गया था, बोले आईसीएआई आईसीएआई बोले दो इंस्टीट्यूट को प्रमोट कर रहा है, मतलब एक ही नाम दो इंस्टीट्यूट का कैसे हो सकता है, समझ में आ रहा है क्या आपको। बट अपने इंस्टीट्यूट बोले नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, गलत क्या है, हमारा भी आईसीएआई बन रहा है। इंस्टीट्यूट बोले चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, हमारा गलत क्या है, बोले काम करो दोनों भी आईसीएआई बोलो अपने आप को, है ना। चलो तो इनका मिशन स्टेटमेंट क्या है, एग्जाम का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 2 लाइन का आंसर है, उस 2 लाइन को मैंने 4 पॉइंट में डिवाइड किया, आपको याद होना चाहिए इसलिए। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला है, हमारे सीए में मतलब प्रोफेशनल व्यक्ति कैसा होना चाहिए, उड़ मतलब आशा है, ऐसा होना चाहिए, रियलिटी
आप लोगों पे डिपेंड करता है आप कैसे बनते हो, ठीक है। पहला पॉइंट इन्होंने क्या बोला, इथिकली डिराइव्ड इंटरप्राइजेस, मतलब जिस भी इंटरप्राइज में आप काम करो या जिस भी इंटरप्राइज को आप लोग सर्विस दो, वो उसको कैसे सर्विस दो, इथिकली दो, अनइथिकल दो, इथिकल दो। इथिकल डिराइव मतलब सिर्फ इथिकल सर्विस देना नहीं है, उनके अंदर भी इथिक्स को भरना है। समझ में आ रहा है क्या? पहला पॉइंट क्या है, इथिकली डिराइव करना है आपको, किसको, इंटरप्राइजेस को। अच्छा, कहाँ पे, लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, या इंटरनेशनल पे, या ग्लोबल पे, ग्लोबली। समझ में आ रहा है क्या? सेकंड पॉइंट क्या है, ग्लोबली। तीसरा पॉइंट क्या बोला है, क्या कर इस ऐसे ये करने से क्या होगा, तो बोले जो स्टेक होल्डर है उनके लिए वैल्यू क्रिएट होगा कि नहीं होगा, या सुनो, वैल्यू एडिशन पढ़ते कि नहीं पढ़ते तुम लोग, कॉस्टिंग, EOQ, क्या, इकोनॉमिक ऑर्डर, उसके बाद एक टॉपिक था वो आता है वैल्यू एडिशन, क्या नाम है रे, EIS क्या, वैल्यू एडिशन, एस्टिमेटेड वैल्यू एडिशन के ऊपर भी एक टॉपिक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या करोगे आप, क्रिएट करोगे वैल्यू, किसको, स्टेक होल्डर को। और लास्ट वाला पॉइंट, कैसे क्रिएट करोगे, बोले CMA बना है तो वो इतनी कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, बोले है, तो बोले बाय कॉम्पिटेंसी, उसकी जो कॉम्पिटेंसी ड्रॉन फ्रॉम इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब किस किस से उसको मिली है कॉम्पिटिशन, स्ट्रेटेजी, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। इन शॉर्ट आपको जो कॉम्पिटेंसी मिली है बाय स्ट्रेटेजी, बाय मैनेजमेंट है, बाय अकाउंटिंग, इसमें आप महारथी हो, अरे है ना, इसको आप क्या करो, अप्लाई करोगे कहाँ पर, एंटरप्राइजेस में, उनको इथिकली डिराइव करने में ग्लोबल लेवल पे, सो दैट उनकी वैल्यू एडिशन हो गए। समझ में आ रहा है क्या, है ना? तो ये वाला पॉइंट याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 4 मार्क का। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ इथिकल कंडक्ट फॉर, ये रुक यहाँ पर क्या है, मिशन स्टेटमेंट हो गया ना अपना, इंस्टीट्यूट हैज क्या है, प्रोमोगुलेटेड फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ इथिकल कंडक्ट। अच्छा ये देखो 12-13 स्टैंडर्ड दिए हुए इंस्टीट्यूट ने, किसके लिए, पढ़कर आओगे क्या इसको, फिर मैं आपको समझाऊंगा, है ना, एक बार खुद पढ़ो, मेरे तो लर्न है सारे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, जान दो तुम क्या ही बोलोगे, मैं एक एक शब्दों में बता ही देता तुमको, है ना। सुनो, सिर्फ सुनो, तुम लोग बोलोगे इसमें नया कुछ नहीं, सब हमको पता ही है। पहला पॉइंट क्या लिखा है, इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शन, मतलब जब तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो तो कैसे काम करो, इंडिपेंडेंटली काम करो ना। आप सामने वाले से, अगर आपका इंटरेस्ट उनके अंदर इन्वॉल्व होगा, मतलब कंपनी मानो आपके वाइफ की है, तो क्या आप इंडिपेंडेंट हो क्या, आंसर इज नो। समझ में आ रहा है, काम करते वक्त दबाव में आके नहीं करना है, कैसे करना है, इंडिपेंडेंटली करना है। क्या पहला पॉइंट समझ में आया, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप कोई भी रिपोर्ट दे रहे हो, या कोई भी आप क्या दे रहे हो, स्टेटमेंट दे रहे हो, या कोई अपना ओपिनियन दे रहे हो, किसके बारे में, कॉस्ट और फाइनेंस के बारे में, तो वो आपने कैसे देना है, बोले आपने इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्टिव और अनबायस होके देना है, विथ जो आपके पास नॉलेज है वो नॉलेज को अप्लाई करके। समझ में आ रहा है, मतलब आपका जजमेंट कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आपका ओपिनियन रिपोर्ट कैसे होना चाहिए, अनबायस होनी चाहिए। समझ में आ रहा है। तीसरा पॉइंट, ओके आपने डिस्क्लोज करना है ऑल मटेरियल फैक्ट, है ना, तो क्या नहीं हो सकता है, वो मिसलीडिंग ना बन जाए जो भी आप रिपोर्ट या ओपिनियन दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं इसके 3 पॉइंट बना दिया। पहला वाला समझ में आया क्या, इंडिपेंडेंट थॉट ऑफ एक्शन। दूसरा पॉइंट क्या है, नॉट टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन कॉस्ट और फाइनेंशियल रिपोर्ट और एनी स्टेटमेंट, ध्यान देना, नॉट टू एक्सप्रेस, क्या बोला है, एक्सप्रेस एनी ओपिनियन ऑन कॉस्ट, ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल रिपोर्ट और गिव एनी स्टेटमेंट, कब तक, अनलेस एक्सेस ऑफ देयर रिलेशनशिप विद क्लाइंट, तुम तो अपने क्लाइंट का रिलेशन अपने साथ में देख लो, और वो कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अनबायस होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, क्या आपको अपने क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, यस और नो। ये हो गया कॉन्फिडेंशियलिटी। नॉट टू डिस्क्लोज एक्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर देखो लॉ में तुमको बताना है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप फाइल कर रहे हो तो फिर तो क्लाइंट का नाम बताना पड़ेगा कि नहीं, आरओसी को कोई डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हो तो फिर वहाँ पे इन्फॉर्मेशन जाएगी कि नहीं जाएगी, लेकिन पब्लिकली अपने क्लाइंट के बारे में किसी को मत बताओ। आगे क्या बोला है,
डिस्क्लोज रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वेयर इट इज़ नीडेड, मतलब वही बिजनेस कनेक्शन के लिए अगर कहीं पर मैंने आपको बताया था आरओसी को अपने को इनकम टैक्स ऑफिसर को कोई फॉर्म फाइल करना है तो वहाँ पर आप रिलेशन बताओगे कि नहीं बताओगे, चाहिए वो इन्फॉर्मेशन बताओगे कि नहीं बताओगे, बताएंगे। आगे, नॉट टू अर्न सीक्रेट प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट कमाना गलत नहीं लेकिन सीक्रेट प्रॉफिट मत कमाओ। मतलब कैसा, मैं तुमको एक बात बताता हूँ, इसके पीछे है ना एक मेरे जो सीनियर थे ना, अब नाम नहीं लूँगा, मेरे एक ट्रेनर समझ लो, एक मेरे कांटेक्ट में बंदा है ना, हम लोग युगांडा की कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे थे। अब युगांडा की भी हमने की है, चाइना के बंदे की भी हमने की है कंपनी, जिसको इंग्लिश भी बात नहीं करते आता, ऐसे वाले बंदे की, और ना हमको चाइनीज़ बात करते आती, ऐसे व्यक्ति की हमने चाइना की कंपनी पूना में बैठ के इनकॉर्पोरेट करके दी है, और व्यक्ति हमारे सामने था और हम एक दूसरे के साथ में कन्वर्सेशन कर रहे थे। कैसे, क्या, ट्रांसलेटर गूगल, हम इंग्लिश में बोल रहे थे, वो कन्वर्ट चाइना में हो रहा था, फिर वो पढ़ रहा था, फिर वो चाइना में बोल रहा था, है ना, फिर वो क्या बोल रहा था भगवान, उसको सुनने के बाद में ना ऐसा हंसी रोकी नहीं जाएगी तुम्हारी, है ना, तो अभी तुमको प्रोफेशनलिज्म दिखाना है, हंसना नहीं है। वहाँ पे उसको बोलते तुम्हारा इमोशनल इंटेलिजेंस जो नया टॉपिक है ना। उसके बाद में अब क्या हुआ सीन, हमको ना नोटराइज कराना था, नोटराइज कराने में कितना रुपये लगता है, 4 डॉक्यूमेंट के पीछे 200 रुपये बहुत हो गए। हमने क्या किया पता है, नोटराइज करने के लिए उससे 2000 रुपये लिए, है ना, नोटराइज के लिए। सतीश बेटा नोटरी करके लेकर आओ, फिर मैं नोटरी कर लेकर आया, और फिर ऊपर से कैसे सर सिर्फ 200 रुपये बचे, ओके टेक योर 200 रुपीज़। क्या यहाँ पर 200 रुपये का काम को हमने 1800 रुपये चार्ज किए कि नहीं किया, और ये बोलकर कि उधर प्रोफेशनल फी कुछ भी नहीं है, तो एक्चुअल गवर्नमेंट फी है। आप सीक्रेट प्रॉफिट कमाए कि नहीं कमाए, अरे है ना, बिंग कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपने ऐसा कार्य करना चाहिए क्या, बोले नहीं करना चाहिए, करो। जहाँ पर देखो इतना भी है ना, मतलब ठीक है सिलेबस में लिखा है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, जहाँ पर पॉसिबल है वहाँ पर लेने में क्या ही तकलीफ है। मेरा प्रिंसिपल तो ये बोलता है, मैं तो भाई पक्का मारवाड़ी हूँ इन चीज़ों में। मैं क्लाइंट को देखता हूँ, मतलब बोलता है चेहरा देखना और टिका लगाना, बस। क्लाइंट अपने को कॉल करता है कि सर गाड़ी किधर लगाऊँ पार्किंग में, मैं देखता किस गाड़ी से आया, बोले मर्सिडीज में आया, बोला अरे सर इधर लगाओ उधर, है ना, खुश हो जाओ। फिर तुम उधर कंपनी इनकॉर्पोरेशन का 30,000 मांगो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गाड़ी वो भाई साहब स्प्लेंडर लेकर आया वाला है ना, या साइकिल पे आया, भाई तू 5,000 10,000 दे दे, बहुत हो गया, तेरे को बना के देता कंपनी, डिपेंड। समझ में आ रहा है क्या, ऐसा प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट करो। अब तुम कोई भी काम ले रहे हो तो स्कोप ऑफ वर्क पहले से बता के रखो, उसको क्या क्या है और कितनी फीस लगने वाली है ये बता के रखो। मेरे को पता है ख़त्म होने में आ गए तुम लोग, है ना, हाँ बस इतना ख़त्म करते। नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्ट विथ अ कर्टसी एंड द गुड फेथ विद अदर मेंबर, मतलब एक दूसरे के प्रति कर्टसी रखो, बोलते हैं ना बात करते वक्त, ऐसा किसी को ये मत बताओ नीच वगैरह, ऐसे मत बताओ, मेंटेन दैट डिग्निटी। आगे, नॉट टू एक्सेप्ट और एंगेज विद द वर्क ऑफ अनदर मेंबर, तुम्हारे दोस्त के पास काम आया वाला है, अब वो व्यक्ति तुमको रिव्यू करने के दिले दे रहा है कि उसकी क्या क्या गलतियाँ बता, है ना, और काम आज से तुझ कर, तो ऐसे काम मत करो, पहले उसकी परमिशन लो। तो इसको विदाउट द नॉलेज ऑफ दैट मेंबर, नॉट टू गेन द एडवांटेज ओवर द अदर मेंबर बाय पेइंग और सिक्योरिंग कमीशन, ऐसा काम मत करो। कमीशन लेना मतलब भाई देख मैं काम नहीं कर पा रहा, मैं तेरे को काम दे रहा हूँ, है ना, मैं बीच में कमीशन लूँगा, ये क्या फालतू बंदे लगा के रखे। एक्चुअली ऐसे हर कोई करता है, हर कोई करता है, मैं भी करता हूँ, क्या मैं बोल के नहीं बताता, है ना। नॉट टू एक्सेप्ट मैलिशियस और एनी अदर वे दैट एडवर्टली अफेक्ट ऑन पब्लिक प्रोफेशनल रेपुटेशन एंड द बिजनेस ऑफ अनदर मेंबर, ऐसे कार्य मत करो जिसकी वजह से पब्लिक में आपकी इमेज खराब होवे या आपके रेपुटेशन को लांछन लगे। लांछन लगना मतलब समझ में आ रहा होगा, है ना। और तीसरा क्या है, किसी के बिजनेस को इम्पैक्ट करे, ऐसे कार्य मत करो। मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंसी एक्सप्रेस बाय इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट की लाज तुम्हारे, मतलब बोलते हैं यू गाइस रिप्रेजेंट द इंस्टीट्यूट, अगर तुम गलत व्यवहार करोगे तो लोग क्या बोलेंगे, देखो ये सीएम है, समझ में आ रहा है क्या। ऐसा कार्य मत करो कि जहाँ पे तुम्हारे वजह से इंस्टीट्यूट का नाम खराब हो रहा है। और लास्ट, एक्सेप्ट ओनली दैट वर्क विच यू आर कॉम्पिटेंट। अभी कभी कभी क्या होता है, जैसे मेरे दोस्त ने, मैं तुमको बोलता है एनसीएलटी के काम लेते हैं, है ना, और अब वो खुद प्रैक्टिस में है, लेकिन उनकी है ना कोर्ट में जाके बात करने के लिए हालत टाइट होती है। फिर वो क्या करते हैं, काम वो लेते हैं और भेजते किसको है, मेरे को,
मतलब दे आर टेकिंग द वर्क फॉर विच दे आर नॉट कॉम्पिटेंट। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा कार्य तुम मत करना बोले, सिर्फ वही कार्य करना जो तुम्हारे लिए कॉम्पिटेंट। ऐसा क्यों सर, हम हमारे दोस्त से करा के तो ले रहे ना। गलती से अगर तुम्हारे दोस्त ने तुमको डिच किया तो नाम खराब नहीं होगा क्या? कि पहले काम तो ले लेते और बाद में काम नहीं करते और तुम्हारे वजह से बोले इंस्टीट्यूट के ऊपर लांछन लगेगा। ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं है। वी आर डन विद द 13.5। हाँ, एक वैल्यू चेन का बाकी है, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। डन गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल टुमारो। टुमारो वी आर डन विद द कंप्लीट क्या एथिक्स।